Meet teaching time. Meet teaching time. Speech mode beeps. तो आप लोग जुलूस पढ़ के आए हैं? नहीं पढ़ के आए? गर्ल्स? यस मैम। मुस्कान तुम अभी मत बोलना, फिर मैं देखूं कौन बोलता है। ओके मैम। गर्ल्स पढ़ के आए हो? ये तो गलत बात है। तुम लोग ये बताओ, ठंड मनाते रहते हो या घर के काम में लगे रहते हो जो नहीं पढ़ के आते? अरे अभी 12 लड़कियां और भी जुड़ी हैं मुस्कान के अलावा, तो कुछ नहीं बोल रही हैं। गर्ल्स सबके नाम लेने पड़ेंगे क्या मुझे? Speech mode talk. Button show in a tile. Button pin yourself to you. Button pin yours. Button show. Button min. 7 others. Yash Kumar. यश कुमार कौन है? यस मैम। क्या नाम है तुम्हारा? मैम संजना। संजना। आजकल संजना तुम्हारी आईडी को क्या हुआ? मैम एक्चुअली दूसरे फोन में यूज कर रही हूँ, मम्मी के फोन में, मेरा फोन खराब हो गया है। अच्छा, तो संजना पढ़ के आई हो कि नहीं? नो मैम। तुम बहुत खराब लड़की हो, इस बार बिल्कुल तुम्हारा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था पिछले सेमेस्टर में जब तुम पढ़ते थे मेरे पास। मैम एक्चुअली मैं क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रही, मेरी फोन खराब हो गया ना, इसलिए। तुम तो ठीक हो ना? फोन को खराब होने दो। मैं तो ठीक हूँ, पर मैम स्टडी मटेरियल नहीं आता ना। गर्ल्स तो फोन पे डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए ना। जब तुम्हें बुक मिल गई थी तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते। ये गलत बात है। तुम लोग अगर ऐसे देखो, ये चीजें इसलिए हमें उपलब्ध हुई है, जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें उसको गुलाम बनाए रखना है। कहने का मतलब कि ये हमारे सेवक हैं, हमारी नौकर चाकर है तकनीकी, उसको उससे हमें काम लेना है, ना कि उस पर डिपेंड हो करके हमें निकम्मा हो जाना है। तो ये अच्छी बात है कि तकनीकी की सहायता से एक पीडीएफ तुम्हारे पास किसी के होता है, सबके पास पहुंच जाता है। पर ये बुरी बात है कि आप फोन के बाहर नहीं उसको लाना चाहती, ताकि कभी वो फोन खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो आप खुद पंगु हो जाएं। ये तो गलत है ना? Amba Parmer. अंबा, अंबा, यस मैम। पढ़कर नहीं आए हो ना? देखो ये गलत बात है कि मैं लड़कियों को हर बार बोलती हूँ कि प्लीज पढ़ के आओ। पहले मैं अपना खून गर्म करती हूँ, तुमको डांटती हूँ, नाराज होती हूँ, फालतू में अपने अंदर गुस्सा उत्पन्न करती हूँ, जबकि मुझे गुस्सा तो करने का मन नहीं होता, और तुम लोग फिर पढ़ के ही नहीं आते हो। और वैसे पूछूं तो कोई बोलता ही नहीं है जब तक नाम नहीं लूं। सबका एक जैसा ही हाल है ना, तभी तो कोई बोल नहीं रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हें डांटने में ये समय खर्च किया जाए या तुम्हें पढ़ाने में खर्च किया जाए? तो अपने आप को देखो गर्ल्स, ठीक करो, नहीं तो फिर मैं भी वही पैटर्न अपना लूंगी कि मुझे सिलेबस तो कवर कराना ही है, तो मैं अपनी तरफ से सब चीजें जो बोलनी है बोल के, बता के, और बस चली जाऊं। बाकी तुम्हारे को कितना समझ आया नहीं आया, उस बात को मैं छोड़ दूं। तुम ऐसा चाहते हो? मतलब देखो, जहां पर एक और टीचर इनकरेज करता है विद्यार्थी को मेहनत करने के लिए, वही विद्यार्थी भी इनकरेज कर रहे होते हैं, उत्साहित कर रहे होते हैं टीचर को अच्छा पढ़ाने के लिए, बेहतर पढ़ाने के लिए। अगर तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं आएगा, तुम कोई काम ही नहीं करोगे, तो मेरे अंदर भी वो ऊर्जा थोड़ी आएगी। कई सवाल ऐसे होते हैं कि जब तुम करते हो तब हमें लगता है कि उस एंगल से भी सोचना है, उस एंगल से भी बताना है। अगर तुम नहीं करते हो तो हम कहानी समझा के और चलते बनते हैं, और क्या करें। तो चलिए, अब बारी बारी से नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, एक ही आंसर तो आएगा। और देखो, मैं तो समझा ही सकती हूँ ना,
आप जानते हो कि मारपीट तो करी नहीं जानी चाहिए और ना की जाती है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप बात नहीं समझोगे, और अगर बात नहीं समझोगे उसका नुकसान भी तुम्हें होगा। चलिए, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस कहानी को प्ले करती हूँ, और गर्ल्स वो कर लो, माइक ऑफ कर लो। ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है? ऑफ कर लो गर्ल्स। मैम काजल की तरफ से आ रही है। काजल म्यूट कर लो। हाँ, तो मैं कहानी प्ले करती हूँ, चीजों को मैं समझाती बताती भी जाती हूँ, और इसके बाद जो पढ़ के आए हैं, जैसे मुस्कान पढ़ के आई है, और भी जो आप लोगों को समझ में आएगा, बीच बीच में हम डिस्कशन भी कहानी को रोक रोक के करते जाएंगे, साथ ही कहानी के बाद भी और डिस्कशन करेंगे। तो जुलूस कहानी से शुरू करती हूँ। मैंने आपको जुलूस और मलबे का मालिक कहा था कि पढ़ के आना, और फिर मैं तुलनात्मक ढंग से समझाऊंगी। लेकिन जब आपने कहानी नहीं पढ़ी तो तुलना नहीं हो पाएगी, और जितनी तुलना हो सकती थी ऊपरी तौर पर, वो तो मैंने पिछली बार तुम्हें तुलना करके समझाया ही था, है ना? वो तुम्हें कितना याद है नहीं पता, कितना क्लास में पूरे तन मन से प्रेजेंट होते हो, ये तो तुम्ही को पता है। तो मैं प्ले करती हूँ। एक सेकेंड, मैं अपना फोन ओपन करूँ। 9:24 a.m. Pasco Field 2 0 1 2 FaceTime YouTube आजादी की चाह पर जुलूस / मुंशी प्रेमचंद कहानियां / स्पीच ऑफ। हम ही लोग तो बनाते हैं ना। पहले कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था, और आज एक आज सेकेंड, मोटरों में घूमते हैं। Speech on. Collapse video. Button. Add a public comment. Save to playlist. Download. Share. Dislike this. Like this. Expand descript. आजादी की चाह. Track position. 2 minute. 1 8 10 less than a second. Less than a full screen. Button. Speech off. जिंदाबाद 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 जय मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके सब काल के मुंह में जा रहे हैं दीनदयाल। देखना आगे खड़ा पुलिस वालों का दल किस तरह मार मार कर भगाता है। लगता CDT Rituja, second year 3DGBN. से भी स्वराज मिलता है। Speech mode off. जुलूस निकालने स्वराज मिलता ना तो कब का मिल गया होता। जरा देखो तो सही जुलूस में कौन लोग हैं। लोंडे लफंगे और सिरफिरे ही दिखाई पड़ रहे हैं। शहर का कोई भी बड़ा आदमी जुलूस में दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मेरे को। शंभू भैया तुम्हारी ही बातों पे हंस रहा हूँ। आप कहते हैं कि जुलूस में कोई बड़ा आदमी नहीं है। जरा सोचो, भला बड़ा आदमी जुलूस में क्यों आएगा? उसे इस राज में किस चीज की कमी है, कौन सी परेशानी है? महलों और बंगलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते हैं। उन्हें किस चीज की तकलीफ है? मर तो हम जैसे लोग रहे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ठिकाना नहीं है। वो लोग इस वक्त टेनिस खेल रहे होंगे, और कोई ग्रामोफोन पे गाने सुन रहा होगा, कोई चाय की चुस्कियां ले रहा होगा। वो लोग पार्क में सैर कर रहे होंगे। पुलिस के डंडे खाने जुलूस में कौन आएगा? देखिए, ये ठीक से सुनाई दे पा रहा था आप लोगों को? यस मैम। देखिए, जो जुलूस कहानी है वो इस तरह से शुरू हो रही है कि जो जुलूस निकला है उसे देख करके 2-3 लोग, जैसे कि दीनदयाल, मैकू, शंभू, ये सब बात करना शुरू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि
देखो तो ये जो जुलूस निकला है, इसमें सब लौंडे लपांडे जैसे लोग ही हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं है। मैकू बोलता है इस पर, सॉरी शंभू बोलता है इस पर मैकू हंस पड़ता है। तो मैकू के हंसने से शंभू को आश्चर्य होता है, जिस पर वो बताता है कि जो समस्याएं हैं वो हम जैसे गरीबों की है, जो भूखों मर रहे हैं। बड़े लोगों को क्या है, वो तो अफसरों के साथ दावतें उड़ाते हैं, वो तो इस समय टेनिस खेल रहे होंगे, वो क्यों जुलूस में आएंगे लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए, घायल होने के लिए, जेल जाने के लिए। कहने का मतलब यही है उनकी। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी कुछ नहीं बदला है। अभी भी जो आंदोलन होते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे महंगाई के लिए हो, या दूसरे और कई आंदोलन हैं, तो ज्यादातर तो गरीबों की ही भीड़ होती है, क्योंकि जो सरकारी नियम बनते हैं वो गरीब को ही गरीब बनाते हैं। गरीब की समस्याएं अगर वो सुलझाते हैं तो बस इतनी ही कि वो भूखों मर ना जाएं, और अगर मर ना जाएं इसलिए ताकि उन्हें मजदूर मिलते रहें, उनको फ्री राशन दे लो अगर नहीं खरीद पाते हो तो। चलो फ्री कोई झुग्गी झोपड़ी जैसे छोटे मोटे घर ले लो, उसमें भी फ्री कौन देता है, कुछ परसेंट तो लेते ही होंगे। हालांकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि जिनको कहा जाता है फ्री घर दिया है तो टोटली फ्री दिया जाता है, पर ऐसा मेरा अनुभव है कि शायद कुछ परसेंट तो लिया ही जाता होगा, सस्ता दिया जाता होगा। फ्री तो सरकार, हाँ वो जरूर मैंने देखा है कि अगर किसी का घर है तो बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पर वो जितने दिए जाते हैं उतने से घर बनता नहीं है, पर सहायता मिल जाती है, कुछ अपना भी हो थोड़ा, या फिर जितना है उतना उस हिसाब से काम करा लिया जाए। तो पट्टा वगैरह जमीनें भी मैंने देखी हैं, तो थोड़ी थोड़ी मिलती हैं लोगों को, घर बनाने के लिए कई बार जगह मिल जाती है। पर ये जितनी भी सहायता मिलती है, चाहे वो राशन की मिलती हो, चाहे रहने की मिलती है, उनसे कोई अच्छा जीवन नहीं जी सकता, एक बात। दूसरी बात कि अच्छा जीवन जिए और उन्हें फ्री का ना कुछ दिया जाए, बल्कि उनके मेहनत करने पर ही दिया जाए, और मेहनत करने के लिए सुनिश्चित हो कि सबके पास रोजगार होगा, सबके पास रोजगार के साधन होंगे। इसका कोई इस पर ज्यादा काम किया जाए कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, लोग आत्मनिर्भर बने, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के लिए काम किया जाए ईमानदारी से, वो आज भी नहीं हो रहा है। एक चीज और बताऊं कि जब जब अंग्रेजों की इन सब चीजों की बुराई की जाती है तो आप अब नागरिक हैं, युवा हैं, आपको सिर्फ उसी पाठ तक सीमित होके नहीं पढ़ना चाहिए कि हाँ अंग्रेज ऐसा करते थे, इतनी बुराइयां थी। आप लोगों को उसके बाहर के भी चीजों की तुलना करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो इतिहास से करनी पड़े, पॉल साइंस से करनी पड़े, या किसी दूसरे लिटरेचर यानी साहित्य से करनी पड़े। आप लोगों को ये सब भी मालूम होना चाहिए कि उनके समय में कितने शैक्षणिक संस्थान बने, कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, और कितने मजबूत बने, कितने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मतलब रेल आदि आदि सभी तरह के विकास की चीजों का भी पता होना चाहिए। अब लोग कहेंगे उन्होंने इसलिए बनवाया कि वो चाहते थे कि यहाँ पर क्लर्क पैदा कर सकें, उन्हें मजदूर मिल सकें, गुलाम मिल सके। तो आज तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। आज सड़क बनाते हो, कल टूटने लग जाती है, साल भर भी नहीं चलती। स्कूल पुल वगैरह बनाते हो, वो कई बार पता चलता है कि उद्घाटन से पहले ही ढह गए, या उद्घाटन में ही कितने ही। अभी एक बिजनौर में एक सड़क का उद्घाटन हो रहा था,
तो जो नारियल तोड़ा नेताजी ने, तो नारियल से ही सड़क टूट गई, अगर तुम लोगों ने वो न्यूज सुनी हो तो। ये जो उस समय के पाठ हैं, जो ये शो करते हैं कि किस तरह से हम गुलाम थे, हम किस तरह से शोषित हो रहे थे, तो इन सब का आपको अध्ययन करना है कि वाकई में हम गुलाम थे, तो उस समय हमारी जिंदगी बेहतर अगर नहीं थी तो अब क्या है, क्योंकि आज के संदर्भ में प्रासंगिकता समझनी बहुत जरूरी है। तो ये कहानी बताती है यहाँ एक और कि अमीरों को इस जुलूस से, इस आंदोलन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। वही चीज आज भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं करती हूँ, तो मेरा ना स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है Speech तो on. Gmail. Now. Friday, January 28. Passcode field. 0 of 4 values entered. Secure text field. 2. 0. 1. 2. YouTube. Video player. Heading. Ajagi ki Chaah. Video player. Video play. Collect captions. More action. Previous. Rewind. Play. Button. Speech off. कोई नहीं आएगा शंभू भैया। तुम यह बात नहीं समझोगे मेरे को। जिस काम में 4 बड़े आदमी अगुआ होते ना, उसकी सरकार पर भी धाक जम जाती है। इन बड़े लोगों को बनाता कौन है? हम ही लोग तो बनाते हैं ना। पहले कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था, और आज मोटरों में घूमते हैं और हमें छोटा आदमी समझते हैं। हमारे लिए तो बड़ा आदमी केवल वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, और हमारे हालातों को सुधारने के लिए हथेली पे जान लिए घूमता है वो। इसके अलावा हमारे लिए बड़ा कोई आदमी नहीं। हम किसी को बड़ा आदमी नहीं मानते शंभू भैया। हमें किसी की परवाह नहीं है। सच तो ये है, इन बड़े लोगों ने हमारी मिट्टी खराब कर दी है। सरकार ने इन्हें कोई जगह क्या दे दी, बस उसी की दम भरते रहते हैं ये। पता नहीं इन जुलूस वालों का क्या होगा। नया दरोगा बहुत जल्लाद है, चौराहे पर ही हंटर लेकर फिर पड़ेगा इन पे। फिर देखना कैसे भागते हैं दुम दुबाकर सारे के सारे। भारत माता की वंदे, भारत माता की इनकलाब, वंदे, भारत माता की इनकलाब, भारत माता की वंदे, वंदे, इनकलाब, भारत माता की वंदे, इनकलाब, 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 वंदे, भारत माता की। दरोगा साहब, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का कोई दंगा फसाद नहीं होगा। हम दुकानें लूटने या मोटर तोड़ने के लिए घर से नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। नहीं, मुझे हुक्म है यहाँ से जुलूस आगे ना जाने दिया जाए, और मैं ऐसा ही करूंगा। आप लोग वापस लौट जाओ। फिर भी दरोगा साहब, एक बार अपने अफसरों से पूछ लीजिए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता हूँ। इसकी जरूरत है, हमें जुलूस को आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए हम यहीं बैठते हैं। जब आप यहाँ से चले जाएंगे, हम जुलूस को लेकर आगे जाएंगे। आप लोगों को खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। वापस तो हम नहीं जाएंगे दरोगा साहब। आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं। आप अपने सिपाहियों, संगीनों और बंदूकों के दर पर हमें रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारे ही भाई बंधु ऐसे किसी अहकाम की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे जिसकी मंशा इस कौम को गुलामी की जंजीरों में बांटना है। मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ इब्राहिम, आप वापस लौट जाओ, वरना साहब, बड़े साहब आ गए।
करना होगा। इंकलाब! 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 अब तो शांति से धरना प्रदर्शन करना भी गुनाह हो गया है। ये कैसी हुकूमत है? अरे इसे तो हुकूमत कहना ही पाप है। छी छी। आखिर जुलूस ही तो निकाल रहे थे इब्राहिम भाई, कोई फसाद तो कर नहीं रहे थे, फिर भी ऐसा जुलूम। अरे जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो और क्या होगा। इब्राहिम भाई को लाठी मारने वाला कोई अंग्रेज थोड़ा ही ना था। और लाठी भी चलाई तो कैसी, सिर ही फोड़ दिया। अरे ज्यादा करते लाठी इधर उधर घुमा लेते, जरूरी था क्या खोपड़ी फोड़ना? अरे वो दरोगा नहीं दरिंदा है, दरिंदा पूरा। अंग्रेजों का चापलूस। उनकी खुशामद नहीं करेगा तो तरक्की कैसे मिलेगी। ठीक कहते हो भैया, तरक्की मिलनी ही चाहिए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। जिसका ईमान ही मर जाए और उससे उम्मीद क्या करें। बहुत जबर चोट लगी माथे पर, घंटों तो खून बहता रहा, किसी तरह अस्पताल ले भी गए। कैसे चोट लगी, किसने मारा, फौजदारी का मामला है, उससे लिखवा के लाओ, दस्तखत करवा कर लाओ। कमाल हो गया। वही तो, चाहे आदमी मर जाए मगर कागजी कार्रवाई पहले होगी। ऊपर वाला सब देखता है, एक दिन उसकी लाठी भी जरूर पड़ेगी दरोगा पर, देख लेना। राक्षस रहा होगा पिछले जन्म का, तभी ऐसा कुकर्म किया है। लोग थू थू कर रहे हैं उसके नाम पर, कीड़े पड़ेंगे, गल गल के मरेगा वो, देख लेना। सलाम साहब। साहब एक बात पूछूं? कहो क्या बात है। साहब हमें इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ऐसा ही करते हैं जैसा हमें ऑर्डर मिलता है। ये अंग्रेज हमेशा हिंदुस्तानियों को दबाने का ऑर्डर क्यों देते? तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम सरकारी नौकर हैं। साहब इब्राहिम अली के सर में बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे नहीं लगता है कोई जिंदा बच पाएगा। मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है ये जो बगावत करेगा उसके साथ यही अंजाम होगा। अब तुम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो जुलूस का नायक है इब्राहिम, उस पर इस तरह से लाठी चलाई गई कि उसका सिर ही फूट गया और उसको अस्पताल जाना पड़ा। अब ये लोग विचार ये कर रहे हैं, जो बातचीत से हो रही है, कहानी कहती है कि अंग्रेज हमेशा ऐसा आदेश क्यों देते हैं कि अपनों पर ही लाठी चलानी पड़े, अपनों पर ही गोली चलानी पड़े, अपनों पर ही हमला करना पड़े। तो अंग्रेज सिर्फ अंग्रेज नहीं, सरकार है, और आज जो सरकार में बैठे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आंदोलन, कोई जुलूस होता है तो वो क्या करते हैं तुम देख सकते हो। ये बिल्कुल तुम्हारे सामने का आंदोलन है। जब तुम होशो हवास में हो, पढ़ लिख रहे हो और इन चीजों को समझ सकते हो, जो 1 साल से कुछ दिन अधिक ही तक किसान आंदोलन चला, जिसमें कभी उन्हें आतंकवादी कहा गया तो कभी कहा गया कि वो कई तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके चारों तरफ खाइयां खोदी गई, पुलिस लगाई गई, मिलिट्री लगाई गई, कांटे की तारें लगवाई गईं, क्या क्या नहीं किया गया। उनकी मांग मानने से पहले, उनकी मांगों को जब माना गया, जब ये शायद 7 राज्य, जहां तक मुझे याद आ रहे हैं, में चुनाव है, 7 है ना। तुम लोग तो शायद न्यूज देखते भी नहीं होंगे, और मैं देखती तो हूँ, लेकिन मुझे ना काउंटिंग कई बार भूल जाती है। तो काउंटिंग, तारीख, ये चीजें मुझे भूल जाती हैं। मैं तो अपने इतिहास के पेपर में भी ना बचती थी तारीख लिखने से और नंबर ऑफ संख्या लिखने से, क्योंकि ये चीज मैं भूल जाती हूँ। तो
चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कह दिया कि ठीक है, हम किसान भाइयों को समझा नहीं सके, इसलिए हमने ये कानून उनके हित में ही बनाए थे, पर हम इन्हें समझा नहीं सके, इसलिए हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। पर मैं सवाल करती हूँ कि वो समझाना ही क्यों चाहते थे? उन्होंने किसानों को साथ क्यों नहीं लिया? जिनके लिए आप नियम बना रहे हो, एक बार उनकी राय भी ले लेते। ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि जिसके लिए हम नियम बना रहे हैं, हम उनके बारे में ज्यादा जानते हैं और खुद जिनकी समस्या है उनके बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो चुपचाप कानून बनाकर सामने रख दिया। हो सकता है वो किसानों के ही हित में होगा, लेकिन फिर भी ये फैसला सही नहीं था। जैसे कि पहले कहा जाता था कि लंदन में कानून बनता है और यहाँ पर लागू किया जाता है, तो हमारा हित कैसे हो सकता है? तो इसी प्रकार आज भी तो दिल्ली के एसी के कमरों में बैठ के कानून बनेगा, गांव के खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए। उन खेत खलिहान के किसानों के पास वो प्रचार नहीं किया जाएगा, उनकी राय नहीं मांगी जाएगी, उनमें से कुछ सदस्यों का चुनाव करके उनको अपने बीच में बैठा के कानून नहीं बनाए जाएंगे। चाहे वो किसानों का कानून हो तो ये बात किसानों पर लागू होती है, मजदूरों के लिए कानून है तो ये बात उनके लिए भी लागू होती है, सबके लिए लागू होती है। अध्यापकों के लिए कानून बना रहे हो तो ये बात उनके लिए भी लागू होती है कि उनको साथ लेके कानून बनाना चाहिए, ना कि कानून बना के उन्हें समझाना चाहिए कि तुम मान जाओ। जैसे छोटे बच्चे को जब दवाई देते हैं तो कहते हैं पी लो पी लो, अच्छी है मीठी है पी लो। और बच्चा जब पीता है तो मीठी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। फिर दोबारा वो नखरे करता है तो उसमें थोड़ी सी कहीं चीनी कहीं बताशे मिला के देखो, अच्छा मीठी, ये देखो हमने मिला दिया। इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना कि हमेशा नागरिकों को बच्चा बनाए रखो, मूर्ख बनाए रखो। तो ये चीजें आज भी स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हो रही हैं। हमने 73वां 73 गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया है। तो ये सवाल आप लोगों को जो इस कहानी में अंग्रेजों के समय के उठाए गए हैं, इन सवालों की पड़ताल करनी है कि क्या ये सवाल खत्म हो गए हैं। अगर नहीं खत्म हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं? और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम कहते हैं भगवान न्याय करेगा, जैसा कि दरोगा जी के लिए यहाँ कहा जा रहा है। सब कुछ हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जबकि अगर भगवान है भी तो भी वो नहीं करेगा, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान इसीलिए बनाया, हाथ पैर दिमाग सब कुछ देके, ताकि इंसान खुद अपनी जिंदगी और किस्मत के फैसले करे। लेकिन हम भगवान भरोसे फिर भी बैठे रहते हैं। हम गलत को गलत नहीं कह पाते, गलत का विरोध नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम में यूनिटी नहीं है। हम बटे हुए हैं, पहले भी बटे थे, आज भी बटे हैं, अंग्रेजों के आने के पहले से भी बटे थे हम। आप देख लो, हमारे जो देश है, हमारा जो देश है, छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राजाओं के हाथ में था, और ये सब आपस में लड़ते रहते थे। कभी कोई किसी पर शासन कर लेता था, कभी कोई किसी पर। तो एक तो हम पहले भी नहीं थे, हम अपनी बुराइयों को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अंग्रेज आए तो उन्होंने फूट डालो शासन किया, तो अंग्रेज चले गए तब क्यों फूट डालो शासन जारी है? अंग्रेज जब नहीं आए थे तब हम एक थे क्या? अगर हम एक होते तो अनेक विदेशी हमलों की कहानियां क्यों पढ़ते सुनते हैं हम? क्यों नहीं हम में एकता थी? क्यों हमारी तरफ कोई आने का साहस कर पाता था? तो ये सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए आपको इस कहानी की समीक्षा करनी है कि ये जो आज के संदर्भों में ये कहानी की कितनी प्रासंगिकता है, और जो सवाल उठाए गए हैं इस कहानी में, क्या वो सवाल आज भी जीवित हैं या खत्म हो गए हैं? गर्ल्स, आप सब लोग सुन रहे हो और मेरी बात समझ आ रही है, या कोई सवाल है? यस मैम, समझ आ रही है। कोई सवाल हो
मेरी बात से आप एग्री ना करते हो तो वो भी आप डिस्कस करें। ये सब डिस्कशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैम के खिलाफ तो ये बात बोलनी नहीं है, उनकी बात का बस समर्थन ही करना है। आप नॉट एग्री हो सकते हैं, लेकिन आप कारण बताएं। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम तो आपसे एग्री नहीं करते, ठीक है मत करो, लेकिन ये तो बताओ क्यों नहीं करते, तो वो बताना होगा। तो आप लोग इस कहानी को इस दृष्टि से पढ़ें। तो अभी फिलहाल किसी का कोई डाउट या सवाल नहीं? नो मैम। अच्छा, फिर से नो मैम। फिर एक नो चीज मैम। करती हूँ, क्योंकि ये बार बार लॉक हो जाता है ना। जैसे कुछ देर तक Speech on. 5, 2, 0, 1, 1, 2. YouTube. Video player. Heading. आजादी की चाह पर track position. Full set next video. Button. Forwards play. Button. Speech off. खुश तो बहुत होंगे ना आप, निहत्थे लोगों पर लाठियां भांजकर बहुत खुशी मिलती है ना आपको। तो मैं क्या करता उस वक्त? डीएसपी मेरे पीछे खड़ा था। अगर मैं जुलूस को आगे जाने देता तो मेरी जान मुसीबत में पड़ जाती। आपकी जान मुसीबत में पड़ जाती और उनकी जान की कोई कीमत नहीं ना आपकी नजरों में। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे अगर तुम उन्हें बचा नहीं सकते थे तो कम से कम इतना तो। Speech off. Message. Remind. Common Sani Googlani. 9:49 a.m. यही तो दिक्कत है। Friday. उस समय जब कैंपेनियन मोड पे मैंने चालू कर लिया था ना, इसको कॉल किया था और वो अब कॉल कर रहा है। 0, 1, 2. YouTube. Video player. Head. आजादी की चाह पर जुल. Video player. Heading. Collect. Cap. More action. Replay. Button. Speech off. कह सकते थे कि उन पर लाठियां न पड़ने देते। आपका काम लोगों को लाठियां चलाना है क्या? ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। सोचती हूँ अगर तुम्हें मुजरिमों को बेत मारने का काम दे दिया जाए तब तो शायद बहुत बड़ी खुशी होगी तुम्हें। क्यों? तुम तो मेरी कभी बात ही नहीं समझती हो। मैं खूब समझती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी बातों को भी। डीएसपी को देखकर तुम्हें लगा होगा ऐसी कारगुजारी दिखाने का मौका फिर शायद ही मिले। तुम क्या समझते हो उस दल में कोई भला आदमी नहीं था? अरे उस दल में तो ऐसे लोग थे जो तुम जैसों को अपने यहाँ नौकर रख सकते हैं। और तालीम के मामले में अक्सर तुमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और तुम उन पर डंडे चला रहे थे, उन्हें घोड़ों से कुचल रहे थे। वाह मर्दानगी। पता है डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है और जल्दी मेरी तरक्की हो जाएगी। जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें तरक्की भी मिल जाएगी, लेकिन बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगकर तरक्की पाई भी तो क्या तरक्की पाई? ये तुम्हारी कारगुजारियों का इनाम नहीं, वतन से तुम्हारी बगावत की कीमत है। अरे कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए इंसान को बचाएंगे। आओ, क्या बात है, क्या काम है? ठीक है। आ गया तरक्की का फरमान? तरक्की का फरमान नहीं है। उस दिन जुलूस के अंदर जो इब्राहिम मारा गया है उसके जनाजे के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है। मुझे उसी जुलूस में रहने का हुक्म हुआ है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी चांदी हो गई। उठो, तैयार हो जाओ, आज भी बहुत से शिकार मिलेंगे। खूब जम कर लाठियां चलाइएगा। और हाँ, डीएसपी साहब भी आएंगे। आपकी बात तो तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। सच। अरे तुम कैसी बेकार की बातें करती हो? मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा हूँ, क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा, मेरी जगह किसी और को भेज दिया जाएगा। कहीं उन्हें शक हो गया कि मुझे स्वराजवादियों से हमदर्दी है तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर बर्खास्त ना भी हुआ तो लाइन हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हें स्वराज का मतलब भी पता है? अरे मैं अक्लमंद ना सही, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, ये लोग मुल्क की आजादी चाहते हैं और सरकार उन्हें कुचल देना चाहती है। मैं इतना गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिंदगी पर फक्र करूं।
लेकिन क्या करूं, हालात से मजबूर। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। तुम सब 5-5 गज पर खड़े हो जाओ, जुलूस में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, आप फिक्र ना करें, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जाइए। अरे कोतवाल साहब, आप हमें डंडों से मत पिटवा दीजिएगा, हमें तो बहुत डर लगता है। वो आप ही के भाई थे ना, जिन्होंने इब्राहिम भाई को चौराहे पर लाठियों से पीटा था? इनके भाई नहीं थे, ये खुद ही थे। आप ही हैं महाशय, जिन्होंने अपनी मर्दानगी दिखाई थी। महाशय, आपको नमस्कार है। आपकी मेहरबानी का नतीजा है, हम आपके लाठी के दर्शन को यहाँ आए हैं। अरे मेरा बस चलता तो इन्हें जिंदा दफना देती मैं। ऐसे हैवानों को जीने का कोई हक नहीं है। देश के गद्दार हैं ये, अंग्रेजों के चापलूस। हम एक जलसा करके उसमें आपको इनाम देंगे, आपकी बहादुरी का नगमा गाएंगे, गली गली घूमकर आपके जयकारे लगाएंगे। क्यों दारोगा साहब, ठीक है ना? अरे बहनों, क्यों इतना चिल्ला रही हो? जरा दरोगा पे रहम करो, देखो कैसे शरीफ दिख रहा है। अरे मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, सारा शहर चिल्ला रहा है। ऐसे आदमी का क्या जो अपनों पर भी रहम नहीं करता है, अपनी खुदगर्जी के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे आदमी पे तो लानत है, लानत। अरे देखो, इनकी आंखें कितनी डरावनी लग रही है, पर हम नहीं डरने वाले। हम तो बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सचमुच आज मुझे खुद पर कितनी शर्मिंदगी हो रही। पता नहीं मेरे अफसर भी मुझे ही क्यों ऐसे मामले में तैनात कर देते हैं। और लोग भी तो उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे ज्यादा गहरी हूँ? क्या मैं ही सबसे ज्यादा बेहिस हूँ? और मिठन इस वक्त अपने दिल में मुझे कितना पुजदी और कमीना समझ रही होगी। अगर इस वक्त मुझे कोई मार भी डाले तो शायद वो अपनी जुबान तक नहीं बोलेगी। शायद मन में ही खुश हो जाए। लेकिन अभी अगर कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की बीवी जुलूस में खड़ी हुई है तो कहीं का नहीं। जानती है, समझती है, फिर भी उसने मुझसे नहीं पूछा। उसे कोई फिक्र नहीं। लेकिन इब्राहिम अली के जनाजे में कितने लोग हैं। कॉलेजों के लड़के, पेशे में मजदूर, बूढ़े जवान और औरतें मोहब्बत वतन के जनाजे में लोग नहीं होंगे, क्या मेरे जनाजे में होंगे? हुजूर, जरा सर को देखिए उसके। अरे किसके सर को देखूं? हुजूर, जी इब्राहिम अली। हुजूर, बड़ा गहरा हाथ पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। इसे अपनी मर्दानगी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ। बड़ा ही सर्कस आदमी था। बकवास बंद करो। जानते हो सर्कस किसे कहते हैं? जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, खून खराबा करते हैं। अरे उन्हें सर्कस नहीं कहते हैं। जो मुल्क की भलाई के लिए लड़ते हैं,
अरे ये हमारी बदनसीबी है। जिन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए हम उन्हीं का विरोध करते हैं। अरे ये गुरूर करने की या खुश होने की बात नहीं है। इब्राहिम भाई जैसे व्यक्ति के सामने हमें अपना सर इज्जत से झुकाना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय, 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 जिंदाबाद। जय, 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 जिंदाबाद। जय, 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 जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन्कलाब जिंदाबाद। मैंने जो किया क्या सही किया? सिपाही, मिठन, सबको लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे इब्राहिम अली पर लाठियां नहीं चलानी, लेकिन मैं क्या करता? अगर मैं लाठियां नहीं चलाता तो अंग्रेज अफसर मेरे ऊपर लाठियां चलाने का हुक्म दे देता। सब नसीहत देते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता। क्या मैं वाकई मजबूर हूं? मिठन, सिपाही, इब्राहिम अली, जब कोई मजबूर नहीं है तो फिर मैं मजबूर क्यों? चंद रुपयों की खातिर? इस रुतबे की खातिर? नहीं नहीं नहीं, मुझे इनकी खातिर मजबूर नहीं होना चाहिए। इब्राहिम अली ने अपनी जान दे दी इस मुल्क की खातिर, और मैंने क्या किया? आज फिर एक जुलूस है, आज फिर वही हुजूम होगा। हर कोई मुझे शक की निगाह से देखेगा, इब्राहिम अली की मौत का जिम्मेदार मानेगा। आज मैं होऊंगा हर एक के निशाने पर, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। इब्राहिम भाई की शहादत जाया नहीं जाएगी। जान लड़ा दी, किसके लिए? हमारे लिए ही ना, वतन के लिए ही ना। जिसको देखो उसी की बात कर रहा है, शहर भर में चर्चा है। अरे चर्चा क्यों ना होगी, कोई मामूली इंसान थे इब्राहिम भाई। सरकार की नाक में दम कर रखा था, अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। कलेजा हो तो ऐसा, ईमान हो तो ऐसा, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। ठीक कहा, लाखों में एक होता है ऐसा आदमी। मगर देखो तो उस दरोगा को पकड़ नहीं गई अब तक। कल देखा था उसे यही पीपल वाले चौक के नीचे। मन में आया कि निकालूं जूता और जमा दूं दो चार। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, अंग्रेजों का पिछलग्गू है, मोटी चमड़ी है उसकी। अन्य दर्जे का बेईमान है, वसूली करता है, घूस खाता है, गरीबों का खून चूसता है और मुझको बता देता है। बहुत दरोगा देखी, ऐसा निर्दयी नहीं देखा। बात बात पर डंडा चला देता है। सुना है
कल स्कूल के बच्चे जुलूस निकालेंगे और ड्यूटी भी उसी दरोगा की लगेगी, कहीं बच्चों पर लाठी ना चला दे, गजब हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं, इस दरोगा का कोई भरोसा नहीं। इब्राहिम भाई को तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? शौहर के घर भी नहीं जा सकती। ऐसे आदमी के घर जाने से अच्छा है मर जाना। लेकिन मरना भी तो इस समस्या का समाधान नहीं है। क्या मुझे अपने मैके चले जाना चाहिए? नहीं, मैके जाकर क्या होगा? वहां से महीने 2 महीने बाद मुझे फिर अपने शौहर के घर वापस आना पड़ेगा, और उस खुदगर्ज इंसान के घर मैं कभी वापस नहीं जा सकती। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। क्या मैं अपनी गुजर बसर खुद नहीं कर सकती? मैं अपनी गुजर बसर खुद कर सकती हूँ और स्वराज में शामिल हो जाऊंगी। मैं भी वतन के लिए लड़ूंगी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? इब्राहिम भाई तो, अरे हाँ, इब्राहिम भाई की बेवा भी तो होंगी। उसके बारे में तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा। उस पर क्या गुजर रही होगी, बेचारी रो रही होगी। कोई तसल्ली देने वाला भी तो नहीं होगा उनके पास। मुझे ही खुद उनके पास जाना चाहिए। पर मैं उनसे कैसे मिलूंगी, क्या कहूंगी? उन्हें यह भी पता होगा कि मेरे ही आदमी ने उनके शौहर की जान ली है। कैसे उन्हें समझाऊंगी? मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। हाँ, मैं इब्राहिम भाई की बेवा के पास जाती हूँ। अब जो होना था वो तो हो चुका। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। आखिर वो मुल्क पर कुर्बान हुए। दुनिया में ऐसे कितने इंसान हो जिन्हें मुल्क पर कुर्बान होने का मौका मिलता है। और मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि खुदा ने मुझे इब्राहिम अली के पैगम बनाया। लेकिन मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपने अपना फर्ज पूरा किया है और मेरे शौहर ने अपना फर्ज निभाया। यकीनन आपके शौहर ने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश की है। मैं उन्हें सर झुकाकर सलाम करता हूँ और मैं इस दुख की घड़ी में आपको तसल्ली देने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप जैसी औरत का बहुत बड़ा दिल होता है और मैं इसलिए आपसे माफी की उम्मीद करता हूँ। और मैं उस दिन के बाद से अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इस हादसे के लिए मैं अपने आप को मुजरिम मानता हूँ। अगर आप खुद को इसके लिए मुजरिम मानते हैं और खुद से ये वादा करते हैं कि आप भी स्वराजवादियों का साथ देंगे, तो समझिए मेरे शौहर की भी यही इच्छा थी और उनकी मौत ने कम से कम एक इंसान की आंखें तो खोल दी है। जी हाँ, मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि अब मेरा अगर हाथ उठेगा तो इनकलाब जिंदाबाद के लिए उठेगा। इनकलाब जिंदाबाद के लिए। तुम यहाँ कैसे? उसी तरह जिस तरह तुम यहाँ आई हो। मैं तो अपनी हमदर्दी जाहिर करने के लिए आई थी। और तुम? सच कहूँ मिठन, इब्राहिम भाई की जो बातों में मैंने देखा और सुना उसने मेरी आंखें खोल दी और मैं इसलिए यहाँ अपने जुल्म की माफी मांगने आया हूँ। लेकिन इससे आपके हालात तो नहीं बदलेंगे। आपकी नौकरी ही ऐसी है। फिर आपको स्वराजवादियों पर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। फिर कोई और इब्राहिम
आपकी लाठियों का शिकार होकर मारा जाएगा। नहीं मिठन, मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया है। मैं भी अब मुल्क को आजाद कराने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो मुझे सारी फिक्रों से आजाद कर दिया और मैं भी फख्र के साथ कह सकूंगी कि मेरे शौहर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तुम अब फख्र से कह सकोगी कि तुम्हारे शौहर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और मैं ये सब फख्र से कह सकूंगा कि ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। चलो मिठन, घर चलते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि जिस तरह से मिठन ने दरोगा को फटकारा, लताड़ा, एक से एक चोट करने वाली बात कही और उसकी इन बातों का पहले तो असर नहीं हुआ, लेकिन जब जुलूस में भी औरतों ने इसी तरह के उस पर कटाक्ष किए, और मैं एक एक डायलॉग को नहीं रिपीट करूंगी क्योंकि वो तो आप कहानी, मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपको पढ़ना ही है और आपको साथ साथ भी बुक अपने सामने खोल के रखनी चाहिए, डायलॉग पे नजर रखनी चाहिए। तो मैं मेन संवेदना और समस्या पर बात कर रही हूँ, डायलॉग और नाम रिपीट नहीं ज्यादातर कर रही हूँ। यहां से उसका हृदय परिवर्तित होना शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी इस समय तक आ चुके थे और यहां से जब गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन चलने लगे और गांधी जी ने अहिंसा के लिए जोर दिया कि अपने आंदोलनों को जो करना है उन्हें अहिंसा पूर्वक करना है, हिंसा नहीं करनी है। आप सबने पढ़ा होगा कि एक बार उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आगजनी की घटना हो गई थी। आंदोलनकारियों ने क्रोधित होकर के थाना फूंक दिया था, तो गांधी जी ने वो आंदोलन ही वापस ले लिया था। तो इस समय जो भी साहित्य लिखा जा रहा था, ज्यादातर लेखकों पर गांधी जी का प्रभाव था और गांधी जी का जो आदर्श था, उस आदर्शवाद का आवरण यहाँ पर कहानियों में, कविताओं में, नाटकों में उस समय के युग में देखा जाता था, जो लगभग 1916 के बाद साहित्य लिखा जा रहा था। तो मुंशी प्रेमचंद के लिखने का समय भी यही है, जो लगभग 1936 तक चलता है। 36 से थोड़ा पहले ही मान के चलते हैं कि उनके लेखन में विराम लग गया होगा, क्योंकि 36 में तो उनकी मृत्यु ही हो जाती है और वो काफी बीमार रहते थे। तो 36 नहीं तो 35 या वो कुछ महीनों तक मान सकते हैं। लेकिन ऐसी औरत जो उन्होंने एक नायिका के रूप में दिखाई है कि अपने पति को फटकारती है, पति के खिलाफ जुलूस में भी जाती है और फिर जुलूस से इब्राहिम अली की बेवा के घर जाने का निश्चय करती है। ऐसी स्त्रियां आज भी, इतने दिनों के बाद भी, अपवाद के रूप में ही मिलेंगी। अगर उस समय ऐसी स्त्रियां थी तो अपवाद के रूप में ही हो सकती हैं, क्योंकि जहां ये दिखाया जा रहा है कि मिठन तो एक से एक चोट करने वाली बात कहती रही और दरोगा जी उस पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्षमाशीलता, ऐसी सहनशक्ति पुरुषों में ज्यादातर मैं देखने को नहीं पाती हूँ। जब औरतें उन्हें
चोट पहुंचाने वाली बात करते हैं तो उनका अहम इतना तिलमिला जाता है, ऐसे हर्ट हो जाता है कि वो उस पर कोई भी जुल्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि घर की बातों में कुछ कहा जाए तो आप लोगों के पापा या भाई बिना कोई जवाब दिए इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी नौकरी को लेकर के कुछ कहा जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके कुछ कहा जाए, उनकी प्रतिभा और काबिलियत को लेके कुछ कहा जाए तो वो हमलावर हो जाते हैं और इस चीज को वो सहन नहीं करते। तो ये जो नायक नायिका दिखाए गए हैं इस रूप में, मेरी अपनी समझ कहती है, अपना अनुभव कहता है कि ये एक आदर्शवाद की स्थापना के लिए ही है। फिर कहती हूं कि अपवाद हो सकते हैं, जैसे जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश थे, तो जयप्रकाश की पत्नी थी प्रतिभा देवी। तो प्रतिभा और जयप्रकाश में इसी तरह की विचार भिन्नता थी। जयप्रकाश गांधी जी के कार्यों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रतिभा, जहां तक मुझे प्रतिभा ही नाम याद आ रहा है, प्रतिभा थी कि प्रभा, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे दोबारा पढ़ के देखना होगा। फिलहाल प्रभा थी शायद, प्रतिभा नहीं, तो सॉरी, प्रभा। तो प्रभा देवी ने उनसे एक तरह से अलग ही हो गई थी और गांधी जी के आश्रम में जाकर रहने लगी थी। वो कहती थी मैं तो गांधी की बेटी हूँ, उन्हीं के सेवा में रहती थी और बाद में धीरे धीरे प्रभावित होकर के खुद जयप्रकाश भी गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के कार्यों में शामिल होने लगे थे। तो यह बात ही शायद मैंने जो पढ़ी एक अपवाद के रूप में लगता है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे और बहुत अमीर घरानों में ही ये चीज संभव है। पर इसके लिए ये जरूरी नहीं कि औरतों ने, जैसे कि प्रभा देवी के लिए हम पढ़ते हैं तो प्रभा ने कभी जेपी को, जयप्रकाश जी को इस तरह से उनकी योग्यता पर, उनकी प्रतिभा पर, उनकी काबिलियत पर, उनके कार्य पर सवाल उठाया होगा। कभी भी पुरुष अपने अहम को इतना नहीं मार पाता, और जो मार पाते हैं वो अलग बात है। मैंने ऐसे लोगों को ही अहम मारते हुए देखा है जो कुछ भी मतलब अपने आप में उन बिल्कुल अपनी संवेदनाओं को पूरी तरह से मार ही चुके होते हैं, तो फिर वो इतनी मर जाती हैं कि फिर सही गलत क्या, वो तो फिर कुछ जवाब देते ही नहीं है, बात ही खत्म। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो ना कि जो बात सही हो, सही को स्वीकार करना, गलत को गलत कह पाना, घर बाहर काम में अपनी एक परफॉर्मिंग रखना, ऐसे पुरुष कभी भी इस चीज को नहीं सहन करते। जो सहन करते हैं वो अपने कार्य में, अपने काम में कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय वाले होते हैं जो सहन करते हैं। मेरा अपना यही है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्त्रियों का भी साथ लिया गया, मैंने ये नहीं कहूंगी कि स्त्रियां भी कूद पड़ी, क्योंकि ये बात लुभावनी है, ये कहने की बात है। जिन घरों के पुरुष स्वतंत्रता में शामिल हो रहे थे, जो पुरुष बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, उन्हीं घरों की स्त्रियां भी ले पा रही थीं। कोई कह सकता है कि मुंशी प्रेमचंद तो नहीं ले रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ले रही थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहते थे भाग, मुंशी प्रेमचंद जाना नहीं चाहते थे। मुंशी प्रेमचंद बीमार रहते थे तो नहीं जा पाते थे। ऐसे में वो अपनी पत्नी को तो प्रोत्साहित करेंगे ही, और पत्नी अगर जाना चाहती हैं तो उन्हें प्रसन्नता ही होगी। वो जेल गईं, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होती रहीं,
और वो कहते थे कि उन्हें खुशी है कि कम से कम वो नहीं जा पाते हैं तो उनकी पत्नी तो शामिल है, और कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि इस परिवार का कोई नहीं था। उनकी कहानियों में भी स्वतंत्रता के लिए आदर्श, गांधी जी का आदर्श, ये सब दिखता है। स्त्रियों को वो भी चाहते थे कि बिल्कुल बराबरी से खड़ी हों, तो ये सब उन्होंने अपने कथानक में दिखाया है। लेकिन ऐसे समाज में जहां पर मायके के दरवाजे बड़े मुश्किल में खुलते हैं स्त्रियों के लिए, बल्कि खुलते क्या है, जब वो दरवाजे पे आकर बैठ ही जाएं कि उस घर में अब उनका गुजारा नहीं हो रहा है, उनको रोज मारा पीटा जाता है या निकाल दिया गया है या तकलीफ दी जाती है, तो बड़े मुश्किल से मायके में उनके लिए दरवाजा खुलता है, इस टेंशन के साथ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बार बार वो चाहते हैं कि उन्हें ससुराल वालों की काउंसलिंग की जाए, समझाया जाए और कहा जाए कि वो अपने जो बुरे इरादे हैं, जो बुरा व्यवहार है, उससे बाज आ जाएं, अपने आप को चेंज करें, बदलाव लाएं, उनकी लड़की को अच्छे से रखें और वापस फिर वहीं चली जाए। इस बात को कोई नहीं समझ पाता कि जिस व्यक्ति के दुर्व्यवहार से एक बार मन में नफरत पैदा हो गई है, वितृष्णा हो गई है, जिसके लिए घृणा हो गई है, जिसके साथ विश्वास खत्म हो गया है, जिसने प्रेम की हत्या कर दी है, उसके साथ दोबारा कैसे रहा जाएगा, है ना। तो साथ रहना, गृहस्थी बचाना जरूरी होता है। इस बात से माँ बाप को इतना सरोकार नहीं होता कि लड़की का सम्मान होना चाहिए उस घर में। अगर सम्मान ही नहीं होगा तो फिर उस घर में लड़की कैसे रह सकती है। और हमारी लड़की कम से कम जिस घर में जा रही है, उस लड़के को हमारा भी सम्मान करना होगा। उसको हमारा सम्मान करना आता है कि नहीं आता है, वो हमारा सम्मान भविष्य में भी करेगा कि नहीं करेगा। उसमें इतनी गुण है, इतनी काबिलियत है कि वो तमीज हो जिसमें कि हमें भी माँ बाप की तरह सम्मान दे, इज्जत से बात करे, बात बात में नखरे न दिखाए, दमादपना न दिखाए। इस चीज का जहाँ विचार नहीं किया जाता है, जहाँ पर औरत के पास अगर छत नहीं है अपने पति की या बाप की, तो वहां पर स्त्री समाज में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कहाँ आज भी निर्णय ले पाती हैं स्त्रियां। आज भी वही स्त्रियां किसी भी आंदोलन में नजर आती हैं जिसमें उनके परिवार के लोग साथ देते हैं, या फिर सचमुच जो अपनी नौकरी और अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं, जिनके सामने आगे पीछे ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, जिनको छत की समस्या नहीं है। नहीं तो कितनी लड़कियां और औरतें इस चीज में भाग ले सकती हैं। आज ही अगर कोई आंदोलन हो जाए जिसमें छात्रों को आगे जाना हो, तो कितनी लड़कियां हैं जिन्हें घर वाले जाने देंगे। Speech on 10/28 Friday, Friday, January 28th, 10:20 a.m. Friday, clock, torch, off, button, Pasco Field, 2, गर्ल्स 8, मेरी कट गई हूँ क्या? delete, नो मैम। अच्छा ठीक है, फिर तो और ही किसी का फोन हो। मुझे लगा कहीं तुम्हारे ही किसी का फोन तो नहीं था जो शायद मैं कट गई हूँ और तुम लोगों का। अरे कोई आ गया, शायद मेरा कोई पार्स। कौन है मम्मी? Speech mode talk. Meet teaching time Google. Meet teaching time camera or microphone recording Google Chrome Rita. Rita Namdev. Meet button pin Pratibaku Mary to your main screen. हाँ तो गर्ल्स बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है किसी न किसी कारण से, और मेरा एकदम दिमाग वो थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया, सॉरी। जब तक तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम इस पर क्या बात करना चाहोगे। अरे सत्यनारायण की कथा थोड़ी हो रही थी जो सब ध्यान मग्न हो गए हो गदगद प्रेम से। मम्मी बंद कर दे। गर्ल्स मैम हाँ
मैम जो उस टाइम हो रहा था वो आज भी तो हो रहा है ना, वही सब बिल्कुल चीजें। सब चीजें हो रही हैं, बस देखने की बात है। अब तुम ही देखो, मैम बस नजरिया देखने का तरीका है। नजरिया तो क्या बल्कि सच देखने का तरीका है मैं कहूँ। क्योंकि अगर हम ऐसा नजरिया बना लें कि हम कहें कि नहीं हम ये नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ यही बताएंगे कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज ऐसे थे, तो फिर उसका, क्योंकि हमारे को जो पढ़ाया गया है हम भी यही समझते रहे अपने छात्र जीवन में कि बस अंग्रेज बुरे थे इसलिए उनके लिए आंदोलन हुआ कि हम अपना शासन स्वयं करेंगे और हम खुद शासन कर सकते हैं। अंग्रेज अत्याचार करते थे, अंग्रेज देश का धन लूट करके विदेश ले जाते थे, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन आज क्या धन लूट 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 कर विदेश नहीं ले जाया जा रहा है? क्या आज जनता को वही चीज जो 10 रुपए की चीज 200 में नहीं बेची जा रही है? क्या आज जनता यस के मैम। साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या लाठी चार्ज नहीं हो रहा है? क्या सही बात बोलने का समय है? अभी तुम देखो कि उस समय जब किसान आंदोलन हो रहा था और किसानों पर लाठियां चलाने के लिए कहा गया पुलिस को और उन्होंने चलाई भी, तो एक पुलिस वाले को रोते हुए दिखाया गया था कि मैं भी किसान का बेटा हूं और मुझे किसानों पर लाठियां चलानी पड़ रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस दरोगा जी की याद आती है। तो तुम ये देखो कि क्या आज उतना मजबूर Not नहीं है charging नौकरी battery. करने वाला? 90. क्या आज मजबूर नहीं है? क्या आज वो ऐसा ना करे? अब हमें नहीं पता, ये चीजें बाहर नहीं निकल के आएंगी क्योंकि जनता को पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता उस पुलिस वाले के साथ क्या कार्यवाही की गई हो? अगर ऐसा नहीं हो तो क्या सेना लगाकर जो जंगल कटवा लिए जाते हैं, सेना लगा करके किसानों के आंदोलन रोक दिए जाते हैं, सेना लगा करके कहीं भी धारा 44 लागू कर दी जाती है, तो ये कैसे हो पाती है? क्या पुलिस वाले कह सकते हैं कि ये तो जनता अपने हक की बात कर रही है, अपनी जरूरत की बात कर रही है? क्या वो नहीं जानते हैं कि वो गलत नहीं है? अब जैसे हम टीचर्स को मान लो सैलरी नहीं मिलती और हम लोग आंदोलन करें और हमें रोका जाए, तो क्या वो नहीं जानते कि क्या बिना कोई नौकरी करता है तो सैलरी उसका पहला हक है, रोटी खाएगा तब तो काम करेगा। तो कई बार हमें कई कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती है और हम फिर भी तुम लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमें भी खतरा होता है गिरफ्तार होने का। अभी पीछे एक बार 2020 की बात है कि ऐसे ठंड में टीचर आंदोलन कर रहे थे और उन पर पानी की बौछारें मारी गई थी। तो क्या आज वो सब कुछ नहीं हो रहा है? और जो हो रहा है बदला क्या है फिर? क्यों अंग्रेजों भर को इतना बुरा कहा जा रहा है? अंग्रेजियत तो कहीं से खत्म ही नहीं हुई है। और अंग्रेजों से पहले जितने शासक जो हुए हैं जनता के लिए भले एक आध राजाओं के नाम पढ़ाए जाते हैं कि वो राजा इतना महान था, इतना आदर्श था, ये था, लेकिन अत्याचारी राजा कितने हुए हैं उसका कितना इतिहास है ना? जो अत्याचार की बातें हैं वो इतनी बुरी थी कि उस समय भी राजा लोग शिकार करना, शानो शौकत, संगीत और तरह तरह की स्त्रियों के को महलों में इतनी इतनी स्त्रियां रखना कि हजारों की संख्या में समझ लो। हर स्त्री के पास उनके पास जाने का समय भी नहीं होता था। जो भी नई नवेली हुई गए और इसके बाद जिंदगी में पता नहीं दोबारा उसका नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हजारों हजारों स्त्रियां होती थी। नई नई ले 55 साल के 60 साल के राजा और ये बड़े बड़े सामंत शादियां कर रहे होते थे 14 साल की लड़की से, 16 साल की लड़की से, और शादी ना करें ऐसे दासियों के रूप में रख रहे होते थे। तो स्त्रियों को बिल्कुल संपत्ति की तरह उपयोग करना, ये सब पहले भी होता था। तो पहले होता था तो चलो होता था, लेकिन जब अंग्रेजों के लिए अत्याचार तुमने देखे तो इसके बाद वो अत्याचार खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? जिस उम्मीद से जनता सबका आंदोलनकारियों का साथ दे करके बलिदान कर रही थी अपना, मान लो इब्राहिम जैसे लोगों ने अपने बलिदान दिए, उसमें इब्राहिम भले ये मुस्लिम
युवक है, लेकिन इसमें मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी थे, सभी थे। तो आज क्यों नहीं मुसलमान और हिंदू सबके लिए एक जैसा देश बना हुआ है? क्यों जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आज तक वोटिंग होती है? जो काबिल हो इंसान उसको खड़ा करो, उसको टिकट दो, बस। धर्म और जाति क्यों देखना है? क्यों नहीं जनता को इतना जागरूक किया मीडिया ने? देखो उस समय जो किसान आंदोलन में भी जो मीडिया पर्सन ऐसे थे जो ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनमें से कईयों के साथ कार्यवाही हुई है और जेल में है। तो आज भी क्या ईमानदारी को फलने फूलने दिया जा रहा है? क्या आज भी देश हित में, जनता के हित में कार्य हो रहे हैं? आज भी तो सरकार हित में कार्य हो रहे हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता था कि अंग्रेज है कि अंग्रेज चले गए? कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है, ताकि आप जो आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता है उसको आप Charging battery. 91. हाँ, और कोई सवाल? गर्ल्स, Exit NVDA. आप लोग तो इतने साइलेंट हो जाते हैं कि लगता है कि सब लोग पूजा करने लगे हैं, और कभी कभी लगता है कि मैं ही लेफ्ट तो नहीं हो गई। मेरी आवाज यस मैम चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखती हूँ, ठीक है? ओके मैम। हाँ ओके मैम, कितनी जल्दी खुश हो जाते हो, लेकिन पढ़ के आना। ओके मैम। और नेक्स्ट कहानी भी पढ़ के आना, मलबे का मालिक। और रानी मैडम जो पढ़ा रही थी तुमको, निर्मल वर्मा की हाँ, वो पूरा हो गया? नो मैम। चलो जब पूरा हो जाए ना तो जरा तीनों निबंध बताना, उनमें से एक निबंध बता देती हूँ, मैडम को बोल देना शुरू कर लेंगे। Ops 26.1.1 left Alt F4.